92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आपको पता है, बाहर अमन बैठा है। मैं उसको अपने केबिन के शीशे से देख सकती हूँ कि वो बाहर ही बैठा है, पर वो नहीं देख सकता कि मैं उसको देख रही हूँ। इस शीशे की कितनी शुक्रगुजार हूं मैं बयान नहीं कर सकती। अगर मैं उसको यूं ना देख पाती और वो अचानक ही अंदर मेरे सामने आ जाता तो शायद बेहोश हो जाती मैं। उसको बाहर बैठे देख लिया तो कम से कम ये सोचने का मौका तो मिल गया कि जब वो सामने आएगा तो क्या क्या कहना है उससे। वैसे आज 11 साल बाद देख रही हूं उसको। अब भी बिल्कुल वैसा ही है। वही मासूम चेहरा, वही घुंघराले बाल, वही पतला शरीर। हाँ, बस मूछें रख ली हैं जनाब ने। अब तो वो भी 32 साल का हो गया होगा। जब गया था छोड़ के तब 21 का था। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मन में। मैं यहाँ जयपुर में एक डॉक्टर हूँ और अपना एक खुद का क्लिनिक चलाती हूँ। अब वो बाहर मरीजों की कतार में बैठा है। मैं सोच रही हूँ कि वो यहाँ मुझसे क्यों मिलने आया है। उसने बाहर लगा हुआ बोर्ड तो देख ही लिया होगा जिस पे बड़ा बड़ा लिखा है डॉक्टर प्रीति मित्तल क्लिनिक। तो ये तो तय है कि वो मुझसे ही मिलने आया है। पर जो बात तय नहीं है वो ये है कि क्या वो अपना किया हुआ वादा पूरा करने आया है या कुछ और कहने आया है। क्या वो जानता है कि मैं पिछले 11 सालों से उसके लौट के आने का इंतजार कर रही हूं। क्या वो जानता है कि मैं आज भी उससे उतना ही प्यार करती हूं। क्या वो मुझसे शादी करने आया है। मैंने तो उसके वापस आने की उम्मीद लगभग छोड़ ही दी थी। मैंने तो बस यही सोच लिया था कि ये पूरी जिंदगी उसका इंतजार करते हुए काट दूंगी। इसी तरह मुकम्मल करूंगी अपने पहले प्यार को, सारी जिंदगी उसका इंतजार करके। यहां मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और बाहर अमन मुझसे मिलने का इंतजार करते हुए उबासियां ले रहा था। मैं बस ये सब सोच ही रही थी कि उसको अंदर बुला लूं कि माँ का फोन आ गया घर से। प्रीति, आज एक और लड़का देखने आ रहा है तुझको, जल्दी घर आ जाना बेटा। भगवान ने चाहा तो इस बार बात बन जाएगी। और हाँ, आते वक्त पापा की दवा ले आना। परसों ही तो 10 दिन रह के लौटे हैं अस्पताल से। मैं नहीं चाहती उनको दोबारा वहां लेके जाना। माँ कहती रही और मैं सुनती रही। माँ, बहुत बिजी हूँ अभी, कुछ देर बाद बात करती हूँ तुमसे, मैंने हड़बड़ी में कह दिया। और हाँ, आते वक्त दवाई ले आऊंगी, तुम चिंता मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। हो सकता है आज हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाए माँ। मुझे लगता है आज मेरी शादी की बात बन जाएगी। ये सुन के माँ कितनी खुश हुई होगी, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि मैं उस खुशी को फोन में से आती हुई महसूस करने लगी थी। माँ को शायद लग रहा होगा कि मैं उस लड़के की बात कर रही हूं जो शाम को मुझको देखने आने वाला है। मेरी भोली माँ ये नहीं जानती कि मैं अमन की बात कर रही हूं। इस नालायक अमन के लिए मैंने पिछले 8-10 सालों से अपने दिल के मरीज पापा को धोखे में रखा है। वो मेरे लिए इतनी मुश्किल से रिश्ते लाते हैं और मैं सबको मना करने के लिए कह देती हूं। मैं उससे प्यार करती हूं तो किसी और से कैसे शादी कर लेती। सोच रही हूं अंदर बुला लूं अमन को। फिर सोचती हूं उसने 11 साल इंतजार करवाया है, कम से कम 2 घंटे तो इसको इंतजार मैं भी कराऊंगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रीति को कई सालों से उस लड़के का इंतजार है जिससे वो प्यार करती है। पर एक दिन 11 साल इंतजार कर लेने के बाद प्रीति को जब वो लड़का मिला तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। अब आगे। अमन से पहली बार मैं अपनी दोस्त हिमांशी के घर पे मिली थी। वैसे बात तो 14 साल पुरानी है, पर क्योंकि मेरे पहले प्यार की बात है इसलिए आज भी ऐसे याद है जैसे जलेबी का स्वाद उसको खा लेने के
एक दो दिन बाद भी याद रहता है मुंह को। स्कूल का वो आखिरी साल था। मैं जी लगा के पढ़ रही थी क्योंकि मुझको मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हर हालत में क्लियर करना था। ज़्यादातर समय मैं हिमांशी के साथ उसी के घर पे पढ़ती थी जहाँ सबसे नीचे हिमांशी के पापा ने हिमांशी स्टोर के नाम से किराने की दुकान खोल रखी थी। पहली मंजिल पे उनका घर था और दूसरी मंजिल पे बस एक खाली कमरा था जहाँ बैठ के हम दोनों सारा दिन पढ़ाई किया करते थे। दूसरी मंजिल के उस कमरे में एक मेज, दो कुर्सी और एक पंखे के अलावा और कुछ नहीं था। दीवारों पे वैसे तो पीला रंग था, पर ज्यादातर हिस्सा पपड़ी बन के वहीं जमीन पे बिखर गया था। एक दिन हम दोनों उसी डरावने कमरे में पढ़ रहे थे कि अचानक एक आवाज सुन के मैं सकपका गई। नजर ऊपर करके देखा तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। कुछ 17-18 साल का लग रहा था। लंबा कद, पतला शरीर, घुंघराले बाल, गेहुआ रंग, चश्मा भी पहना हुआ था। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें सैंडविचेस रखे थे। ये आंटी ने आप दोनों के लिए भिजवाए, वो हिमांशी की ओर देखते हुए बोला और प्लेट हमारे बीच रख के वापस नीचे चला गया। हिमांशी ने जब मेरी आंखों में उभरे सवाल को देखा तो बोली, अरे कल ही आया लखनऊ से। यहाँ जब से नीचे दुकान पे पापा ने कॉस्मेटिक्स का सामान रखा है ना, काम कुछ बढ़ गया है, तो पापा ने इसको नौकरी पे रख लिया। हिमांशी एक सैंडविच हाथ में लेते हुए बोली, यार देखने में तो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा था। हाँ, 12वीं में बहुत अच्छे नंबर आए इसके लखनऊ में। 2 महीने पहले इसके पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं बचा। खैर, इसकी मम्मी और मेरी मम्मी स्कूल फ्रेंड्स हैं। बस पापा ने इसकी मदद करने के लिए रख लिया इसको दुकान पे। ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी कर रहा है यहीं कॉलेज से। सुबह कॉलेज जाएगा और फिर शाम को आके दुकान का काम देखेगा। कुछ लोगों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है ना प्रीति, हिमांशी बोली। मैं बस कह पाई। उस दिन उसके बाद मुझसे और पढ़ाई नहीं हुई और मैं तभी अपने घर आ गई। वैसे नाम क्या है इसका? मैंने चप्पल पहनते हुए हिमांशी से पूछा। पता नहीं, अभी कल ही तो आया है, शायद अमन है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते हुए प्रीति की मुलाकात अमन से होती है। अमन प्रीति की दोस्त हिमांशी के पापा की दुकान पे नौकरी करता है। अब आगे 2 दिन बीत गए थे। बार बार उस लड़के का चेहरा आंखों के आगे आ रहा था। कितनी तकलीफ होती होगी दुकान में आटे की भारी भारी बोरियों को इधर से उधर करने में। एक अजीब सी सहानुभूति हो गई थी उससे। बहुत मन कर रहा था कि उसके पास बैठ के उसका दर्द बांटूं। बस यही सब चल रहा था दिमाग में कि बाहर से माँ की आवाज आई, प्रीति बेटा, जरा बाजार से आधा किलो बेसन ला दे। बेसन लाने का मतलब था हिमांशी स्टोर पे जाना। मैं वहां पहुंची तो वो लड़का वहीं था। आधा किलो बेसन दे दीजिए, मैंने बहुत धीमे से स्वर में कहा। एक अजीब सी उदासी थी उसकी आंखों में। वो उठ के अंदर से बेसन ले आया और थैली में डाल के मुझको दे दिया। उस दिन दिल में एक टीस सी उठी थी। वैसे मैं कोई हूर की परी तो नहीं हूं, लेकिन इतनी आम भी नहीं कि वो एक बार मेरी तरफ नजर उठा के भी ना देखे। मेरी उसमें बस इतनी दिलचस्पी थी कि मैं उसकी मदद करना चाहती थी। मैं उसको बताना चाहती थी कि जिंदगी में अगर तकलीफ है तो उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस हिम्मत से वो अपने हालात का सामना कर रहा है उसको तो खुश होना चाहिए, अपने आप पे गर्व होना चाहिए। मैं उसमें वो आत्मविश्वास भरना चाहती थी जिसकी उसके पास बहुत कमी नजर आई मुझको। बचपन से ऐसी ही हूं मैं। बहुत आत्मविश्वास है मुझको खुद पे। हमेशा हर हाल में खुश रहना सीखा है मैंने माँ पापा से, और यही सारी दुनिया को सिखाती फिरती हूँ। कुछ दिन बीत गए और जब उससे बात शुरू करने का कोई और तरीका नहीं समझ आया तो एक दिन मैं दुकान पे चली गई। ये मैंने पहले ही देख लिया था कि उस वक्त दुकान पे हिमांशी के पापा नहीं थे। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और अमन से कहा कि मुझको चूड़ियाँ खरीदनी हैं। वो कुछ स्केच सा बना रहा था पेपर पे। उसको छोड़ के उठा और चूड़ियों के डब्बे ले आया और मेरे आगे खोल दिए। दुकानदारी नहीं आती तुम्हें क्या? पहले मेरा हाथ का नाप तो ले लो, अंकल से कंप्लेंट करनी पड़ेगी तुम्हारी। मैंने शरारत से भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। लाइए आपका हाथ, मैं नाप ले लेता हूं, पर प्लीज अंकल से कुछ मत कहिएगा।
मेरा हाथ वो अपने हाथ में लेता हुआ बोला, मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है, उसने नम पड़ती हुई आवाज़ में कहा। दिल तो मेरा ये सुनते ही पसीज गया था, पर मैंने आवाज़ में फर्जी सख्ती बनाए रखी। एक शर्त पे कंप्लेंट से बच सकते हो तुम, मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी, मैंने कहा। मेरा जो हाथ पहले से ही नाप देने के लिए उसके हाथ में था, उससे मैंने उसके हाथ को बहुत कस के पकड़ लिया। बेशर्मी का ये नमूना मैंने जिंदगी में पहली बार पेश किया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मोहल्ले की किराने की दुकान में काम करने वाला एक बहुत गरीब लड़का अमन प्रीति को बहुत पसंद है। वो उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर अमन हमेशा प्रीति को इग्नोर करता रहता है और एक दिन वो जबरदस्ती उसको दोस्ती जाहिर कर देती है। अब आगे 6 महीने बीत गए, पर बात बेसन दे दो, आटा दे दो, तेल दे दो, चीनी दे दो से आगे बढ़ ही नहीं पाई। दोस्ती हुई, लेकिन बस नाम की। मैं जब भी उससे बात करती वो किसी न किसी बहाने मुझको टाल देता था। कई बार उसको खुश रहने की सलाह दी मैंने, कभी गंभीरता से, कभी चिढ़ाते हुए और कभी मजाक के लहजे में, पर वो जब भी मुझसे बात करता था कुछ डरा डरा सा रहता था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उसको मुझसे। एक दिन मैं जब बिंदी लेने के बहाने दुकान पे गई तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से रंग की लूं। वो कुछ देर तो चुप रहा, फिर बोला, जो पीला सूट आपने पहन रखा है इस पे ये काले रंग की बिंदी बहुत अच्छी लगेगी, ये ले लीजिए। इसको लगा के आप ऐसी लगेंगी जैसे बगीचे में पेड़ पौधों से छन के आती हुई धूप लगती है। मैं ये सुन के बहुत खुश हुई थी। क्या तुम हमेशा ऐसी बातें नहीं कर सकते? मैंने पूछा। जी नहीं, और मैं चाहता हूं कि आप भी मुझसे इस तरह की बातें ना करें और मुझको अपनी हद में रहने दें तो बेहतर होगा। वैसे बात छोटी सी कही थी उसने, लेकिन मुझको बहुत अंदर तक चोट कर गई। उसका ये रूखापन देख के मैं घर आके बहुत रोई। हिमांशी स्टोर हमारे मोहल्ले के बाजार के बिल्कुल बीचों बीच था। सुबह दूध लेना हो, दोपहर में फल और सब्जी खरीदने हो, या शाम को अन्नपूर्णा चाट भंडार पे गोलगप्पे खाने जाना हो, मेरी नज़र हर वक्त हिमांशी स्टोर पे ही रहती थी। मैं वहां उसे काम करते देखती रहती थी, पर वो बाजार में खड़ी बागीचे की छनी हुई इस धूप को कभी नहीं देखता था। वजह काम का बोझ थी या उसकी शर्म या कुछ और, मुझको नहीं पता था। एंट्रेंस अब ज्यादा दूर नहीं था, तो एक दिन मैं हिमांशी के साथ पढ़ रही थी कि अचानक वो बोली, तेरा ध्यान कहाँ है प्रीति? काफी हफ्तों से देख रही हूं, कुछ खोई खोई सी रहती है। पता नहीं, आजकल मन नहीं लगता कहीं मेरा। क्या बताऊं यार तुझको, बहुत परेशान हूं, मैंने कहा। हिमांशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी बात सुन के वो बिल्कुल मेरे बगल में आके बैठ गई और बोली, क्या हुआ? एंट्रेंस का प्रेशर बन रहा है क्या? अरे सारी किताबें तो घोल के पी चुकी है तू, चिंता मत कर, पास हो जाएगी भाई। ये बात नहीं है हिमांशी, मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहा। आंसुओं के जिस समंदर को बाहर न आने की हिदायत दी थी मैंने, वो अब मेरी अनसुनी करके बाहर आ गया। हिमांशी जब अमन से नई पहचान हुई थी तो उसको बहुत उदास पाया था मैंने। उससे सहानुभूति हो गई थी। बस इसीलिए उसमें हिम्मत भरने के लिए उससे बात करने की कोशिश करती रही। 6 महीने बीत गए, लेकिन पता नहीं कब उससे प्यार हो गया। हिमांशी को ये सुन के बहुत अचंभा हुआ, पर अब तक वो चुप थी। वो मेरी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे अंदर। हमेशा से चुलबुली और शैतान मैं आजकल न जाने क्यों उस अमन के आगे शर्माने लगती हूं। मैं कितनी मुंहफट हूं, पर आजकल बोलने के लिए लफ्जों की कमी महसूस करती हूं। पता नहीं क्यों वो कुछ अपना सा लगता है मुझको, जैसे मेरा ही कोई हिस्सा तुम्हारी दुकान पे हर वक्त काम करता रहता है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा ना हो, हिमांशी ने कहा। तुम रुको, अभी पता चल जाएगा, हिमांशी बोली और उसने अपने मोबाइल से अपने पापा को फोन कर दिया। पापा, ऊपर कमरे में कॉकरोच आ गया है। मुझे और प्रीति को बहुत डर लग रहा है, हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। आप एक बार अमन को ऊपर भेज दो ना प्लीज।
वो बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार ही था कि अभी फोन को कटे 1 मिनट भी नहीं बीता था और अमन मेरे सामने खड़ा था। मुझे तो लगा था तुम यहां बस नौकरी करने और पढ़ने आए हो, पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त का यूं दिल चुरा लोगे ये नहीं जानती थी मैं। हिमांशी ने न कुछ पूछा न कुछ सोचा, सीधे अमन से मेरे प्यार की बात कह दी। मैं आपको बता नहीं सकती उस वक्त शर्म से कितनी पानी पानी हो गई थी मैं। पत्थरों जैसा वो अमन फिर भी चुप रहा। कोई गर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? हिमांशी ने सख्ती से पूछा। नहीं, और मुझको चाहिए भी नहीं, अमन बोला। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि मोहल्ले की दुकान में काम करने वाले लड़के अमन से जब प्रीति को एक तरफा प्यार हो जाता है तो जिंदगी जीना दुश्वार हो जाता है। उसकी दोस्त हिमांशी उसकी मदद के लिए जब अमन से प्रीति की बात करती है तो अमन साफ साफ मना कर देता है। अब आगे। मेरे हालात मुझको प्यार करने की इजाजत नहीं देते। यही वजह है कि इतने महीनों से तुम जैसी खूबसूरत लड़की का दिल दुखाता आया हूं मैं तुमसे इसलिए कतराता हूं कि कहीं किसी ने हमको एक साथ देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में न पड़ जाए। मैं बहुत मजबूर हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आज पहली बार अमन अपने मन की बात खुल के बोल रहा था। मैं अब तक चुप थी, पर अब उसकी बात सुन के बोली, मैं नहीं जानती थी तुम अंदर से इतने कमजोर हो। तो मेरा हाथ थामो तो सही, मैं यकीन दिलाती हूं हम हर मुश्किल का मिल के सामना करेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूं और अगर मेरी पहली मोहब्बत अधूरी रही तो इसका दोषी मैं तुमको मानूंगी। मुझे माफ कर दो प्रीति, पर अगर आज के बाद तुमने कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं जयपुर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा, उसने कहा और वो नीचे चला गया। अपने प्यार की लाश अपने हाथों में उठाए मैं चुपचाप हिमांशी के घर से अपने घर आ गई। इतनी बेबसी, इतनी लाचारी बहुत तकलीफ दे रही थी। एंट्रेंस क्लियर हो जाने की भी मुझको कोई खास खुशी नहीं हुई। उधर डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू हुई तो पता ही नहीं चला कब और कैसे 2 साल बीत गए। मैं एक दिन अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरी प्रेम कहानी की एक अहम किरदार यानी हिमांशी फिर मेरे घर आई। मेडिकल की पढ़ाई के बढ़ते प्रेशर की वजह से वैसे अब हम दोनों कम ही मिल पाते थे। कैसी हो हिमांशी? मैंने पूछा। प्रीति, अमन चला गया। उसे किसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैंने बहुत मांगा पर अपना कोई नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं देके गया वो। मैंने हिमांशी की बात सुनी और कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे वो तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़ गया है। हिमांशी ने मुझको चिट्ठी पकड़ाई और चली गई। मैंने चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं प्रीति। बहुत रोका मैंने अपने आप को, पर तुम्हारा प्यार इतना मजबूत था कि उसने मुझको भी मजबूर कर दिया। मुझको गलत मत समझना प्रीति, पर जिसके पास रहने के लिए छत न हो, तनख्वाह देने वाली नौकरी न हो, किसी को सुख देने के लिए साधन न हो, उसे प्यार का वादा करने का कोई हक नहीं होता। बस इतना कह के जा रहा हूं कि जब लगेगा कि तुम्हारे काबिल बन गया हूं तो एक बार तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तुम तब तक इंतजार कर पाई तो ठीक, नहीं तो मेरी किस्मत। अमन ये नहीं समझ सका था कि वो हमेशा से मेरे काबिल था और प्यार काबिलियत नहीं बदले में प्यार देखता है। लेकिन मैं खुश थी कि उसने मुझको झूठे भुलावे में नहीं रखा था कभी। मैंने चिट्ठी जेब में डाली और बाद में खूब रोई। मुझे पता नहीं था कि मैं खुश थी या दुखी। प्यार के बदले प्यार मिला तो था, लेकिन एक असीमित इंतजार की शर्त के साथ। 17 साल की नाजुक उम्र में जो प्यार किया था मैंने, उसको अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली थी और बिना कुछ सोचे समझे बस अमन का इंतजार शुरू कर दिया। मैं प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। मुझको विश्वास था कि वो एक दिन जरूर आएगा। फेसबुक, ट्विटर और एसएमएस के इस दौर में क्या महज एक चिट्ठी काफी है किसी का यूं पागलों की तरह इंतजार करने के लिए? लेकिन मैं पागल, एक के बाद दो, दो के बाद 3, उसके प्यार में मैंने 11 साल बिता दिए और आज वो 11 साल बाद वापस आ गया है। वो जो बैठे हैं उनको अंदर भेज दो, मैंने नर्स से कहा।
जब वो अंदर आया तो मुझको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य राहुल गुप्ता की लिखी कहानी प्यार में इंतजार। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्रीति दरअसल उस अमन से प्यार करती है जो जब 3 साल यहां जयपुर में था तब तो प्रीति से कुछ नहीं कह पाया, पर जब यहां से गया तो प्यार का इजहार और वापस आने की बात कह गया। प्रीति के सच्चे प्यार ने अमन का इंतजार करने का फैसला किया और आज बहुत साल बाद अमन प्रीति की क्लिनिक पे आया है। अब आगे। अमन की सबसे छोटी उंगली पकड़े एक 3-4 साल का बच्चा भी आया था मेरे केबिन में उसके साथ साथ। पिछले 2 घंटों से मैं सोच रही थी कि जब उसको अंदर बुलाऊंगी तो एक खामोशी सी पसर जाएगी इस केबिन में। हम शर्माएंगे एक दूसरे से, बोलने के लिए शब्द नहीं मिलेंगे, जैसा फिल्मों में होता है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो आते ही बोला, कैसी हो प्रीति, पहचाना मुझे? ये मेरा बेटा है, बहुत बुखार है इसको। मैंने सुना था कि तुम बड़ी डॉक्टर बन गई हो तो सोचा तुम्हें दिखा दूं, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। कई सालों से दिल्ली में था, अभी 3 महीने पहले यहाँ तबादला हुआ है। मैं कहना चाहती थी कि वो एक चिट्ठी छोड़ के गए थे तुम हिमांशी के पास, तो फिर किसी और से शादी क्यों की? पर उसको देख के मेरा ये कहने का मन नहीं हुआ। मैंने उसके बेटे का बुखार देखा और दवाई लिख दी। जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। नौकरी तो है पर बस गुजारे जैसी है। कभी लगा ही नहीं कि इस लायक हो गया हूं कि तुम्हारे पास आऊं। 5 साल पहले मां ने लखनऊ से ही शादी करा दी। तुम्हारे पति, बच्चे, परिवार कैसे हैं सब? अमन की इस बात ने साफ कर दिया कि वो आज भी एकदम पहले जैसा था, कमजोर व्यक्तित्व वाला। मैं उसको ये एहसास नहीं कराना चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी रुक गई है। बेचारा पता नहीं इतना बड़ा बोझ सह भी पाता कि नहीं। सब अच्छा है, मैंने कह दिया। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा आपका बेटा। जब मैंने कहा तो उसने टेबल पे 200 रुपए रखे और अपने बेटे को लेके और एक धन्यवाद देके बाहर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अकेली बैठी सोचती रही कि उसका यूं इंतजार करना मेरा उसके लिए प्यार था या मेरी जिद। एक चिट्ठी के दम पे मैं कैसा इंतजार करने बैठ गई थी। अपनी जिद में कितनी बार माँ पापा का भी दिल दुखाया होगा शायद, शादी के लिए बार बार मना करके। अचानक मेरे अंदर से आवाज आई, पहले प्यार को मुकम्मल करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर असफलता हाथ लगे तब क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए? आगे बढ़ जाने वाली बात मुझको बहुत सालों बाद ऐसे इस हाल में समझ आई थी। मैंने मां को फोन लगा दिया, सिर्फ इतना कहा, मैं आ रही हूं मां, रास्ते में हूं। बहुत देर से एक लाल बत्ती पे खड़ी थी, अब बत्ती खुल गई है, चलना शुरू कर दिया है। तुम चिंता मत करना मां, आज मेरी शादी की बात जरूर बन जाएगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।